भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस बारे में आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा और उनके प्राइम मिनिस्टर को कहा? देखिए, मैं उससे पहले बल्कि आरजू मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि आज के दिन मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए आज के दिन, और इसको मैं समझता हूं कि इसको आज हमें याद करना चाहिए। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि हमारी हिस्ट्री की किताबों में मशरकी पाकिस्तान की बांग्लादेश की हिस्ट्री जो है वो सही नहीं बताई जाती। नंबर वन, खैर हिस्ट्री तो कोई भी ठीक नहीं बताई जाती। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बताया जाता है और लोकल हीरो आपका है ही कोई, वो उसको आप उजागर ही नहीं करते। और अपनी गलतियां, मैं एक दिल की गहराइयों से एक चीज को समझता हूँ कि कुरेक्शन तब होती है जब अपनी गलतियां तस्लीम की जाए। आपने 1971 के जंग में से जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, आज भी आपने उससे सीखा कुछ नहीं। 51 साल में आपने कुछ नहीं सीखा। मैं आज आपकी थोड़ी सी उसके बारे में पहले बोलकर उसके बाद मैं आता हूं कि आज हम कहां खड़े हैं। जयशंकर साहब ने और उसके बाद बिलावल साहब ने आज क्या फरमाया है और उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तनाजर से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी पाकिस्तान की तकसीम ही ठीक नहीं हुई थी। आपने कभी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क देखा है कि उसका एक टुकड़ा यहां पे हो और दूसरा जो है वो 7 समंदर दूसरी तरफ पे हो? आपको पाकिस्तान बनाने की इतनी जल्दी थी कि आपने कहा जो मिलता है ले लें, तो आपने उसकी तकसीम ही नहीं ठीक कराई। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले बंगाली थे। आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा थे मशरकी पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपने जब 47 में 1947 में पाकिस्तान बनाया, जो कि मेरी नजर में अभी तक सिर्फ फाइलों में बनाया आपने, दर हकीकत लैंड ऑफ द प्योर्स का मतलब ही नहीं आपको पता। तो आपने जब पाकिस्तान बनाया तो 1947 से उनको इंफीरियर समझना शुरू किया। आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आप यहां इस पंजाबिस्तान के अंदर आप उनका मजाक उड़ाते थे। आपने 1950 बल्कि उससे पहले भी जब मैं ये बताना चाहूंगा कि 54% पॉपुलेशन पाकिस्तान की बंगाली थी। आपने उनकी जबान को डिनाई कर दिया, बांग्ला को। आपने कहा नहीं जी उर्दू जबान रखी जाएगी यहाँ पे। आज भी उसको इंटरनेशनल, उसी दिन जिस दिन आपने ये किया 1952 में, उसको डे ऑफ द मदर लैंग्वेजेस समझा जाता है। आपने ज्यादती की। उसी दिन आपने डिवाइड कर दिया जब 54% लोग बोलने वाली जबान बांग्ला को आपने डिनाई किया, तो यू लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद एक ट्रेजेडी 1947 में यह हुई कि आपका बड़ा अरसा यहाँ पे लोग सिर्फ जो थे वो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी और जो महाजर आए थे वो पढ़े लिखे लोग थे, वही ब्यूरोक्रेसी को चलाते थे। बांग्लादेश के अगर जियोग्राफिक लोकेशन देखी जाए तो वहां पे ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी में हिंदू लोग थे। जो पार्टीशन के बाद इंडिया चले गए तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग नहीं थे। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि एक क्लर्क भी जब चाहिए होता था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में तो यहां पंजाब से जाता था। आपने उनकी महरूमियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने पूरे ईस्ट पाकिस्तान, आपने पूरे बांग्लादेश की तरक्याती फंड्स के लिए 4 करोड़ रुपया दिया उनको, जबकि सिर्फ अलोन, ये हिस्ट्री कह रही है, अलोन पंजाब के लिए आपका तरक्याती बजट 5 करोड़ था। फिर उसके बाद जब वो स्वीप किया, शेख मुजीबुर रहमान ने वहां पे सारी असेंबलियों की सीटों को उन्होंने स्वीप किया, 160 सीटें उन्होंने गेन की। मेरा ख्याल टोटल 155-57 सीटें थी। 160 सीटें शेख मुजीब साहब ने जब जीती तो याहिया खान ने ढाका में कौमी असेंबली का इजलास वहां बुलाने की कोशिश की। भट्टो साहब ने यहां से कहा जो वहां जाएगा कौमी असेंबली के इजलास में हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। फिर खान भुट्टो साहब का बहुत बड़ा मशहूर नारा था, उधर तुम इधर हम। ये आपकी हिस्ट्री की किताबों में होना चाहिए, लेकिन अफसोस नहीं है। महमूदुर रहमान कमीशन को आपने रद्दी का कागज पकड़कर उसको फेंक दिया है। आपने आज सीखा कुछ नहीं। आज आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों पे है, प्लाटों पे, अमेरिका, कनाडा और लंदन के वीजों पे। दैट्स इट, पीरियड। आप अपने सोल का, अपने रूह का सौदा कर देते हैं इन 3 चीजों के लिए, प्लाटों के लिए, अमेरिका, कनाडा और लंदन के वीजों में। आप इस तरीके से हो चुके हैं कि आपको कल मैं हैरान हूं कि कल मैंने पढ़ा है कि पर ईयर आपके डॉक्टर इंजीनियर किस तरीके से भाग रहे हैं पाकिस्तान से।
कभी किसी ने सोचा? कभी किसी के पास कोई रोड मैप हो आपकी तरक्की का? कभी किसी के पास ऐसा कोई चीज हो कि वो बताएं कि हम चेंज किस तरह करेंगे? 3 इस वक्त आपकी करप्शन की पार्टियां मौजूद हैं, 3 ग्रुप हैं लूटने वाले। अब तीनों की हिस्ट्री मौजूद है। अब पीटीआई वाले ये ना समझें कि ये दूध के धुले हुए हैं। इनका भी तोशा खाना की आज फिर मैडम की वीडियो आई है कि तस्वीरें क्यों खींच रहे हो तोशा खाने की चीजों की। अब हिस्ट्री मौजूद है। आप प्लाटों के लिए, पैसों के लिए अपना रूह बेच देते हैं, अपनी जान बेच देते हैं। शर्मिंदगी होती है यहाँ डीसी में बैठ के सारी चीजें सोचते हुए, दुख होता है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को के जो आपके इस वक्त लौंडे लपाड़े जो ट्वीटर कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं 70 ईस्ट पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान टूटा कैसे था, इन्हें तो पता ही नहीं। इनको सिर्फ उर्दू में बैठ के ट्वीट करने के अलावा आईएसपीआर ने कुछ नहीं सिखाया। ये 25 हजारी जो लोग हैं, ये सारे एक कबीला बना दिया ना, आपने कबीला बनाया, उसका नाम है 25 हजारी। इनको हायर किया गया 25-25 हजार पे, और इनको ड्यूटी दी गई है कि तुमने पाकिस्तान की जड़ें काटनी है, तुमने झूठ की प्रीचिंग करनी है। अफसोस के साथ, दुख के साथ मैं कहता हूं, मैं जख्मी हूं आज, क्योंकि मैं उस वक्त जिंदा था जब पाकिस्तान टूटा था, और अब फिर हर चीज टूट। लेकिन सर अभी तो सर बहुत लोगों को पता लग गया सर, हिस्ट्री का बहुत से लोगों को 71 की जो गलत बात बताई गई थी अब मालूम हुआ है। मैं डिसएग्री करता हूं। मालूम होता तो इस तरह बिहेव करें जिस तरह पाकिस्तान में बिहेव किया जा रहा है, जहां पे आपका फॉरेन मिनिस्टर 9 दिन के लिए आके वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, जब मुल्क के अंदर खाने को लोग मर रहे हैं, उसके सूबे के 4 करोड़ लोग जो हैं सैलाब ज़दगान खुले आसमान के नीचे बैठे, वो 9 दिन के लिए यहां बैठे वॉशिंगटन डीसी में। इसको नहीं हिस्ट्री बताई किसी ने, मैं डिसएग्री करूंगा। ये जिस मुल्क में तबाही, जो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे बैठा, उसका फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में 9 दिन के लिए आता है। आप कहते हैं हिस्ट्री का पता चल गया? कैसी हिस्ट्री का पता इनको चला? इसके 35 दौरे हैं, ये बच्चा जो आपका फॉरेन मिनिस्टर, इसके 35 दौरे हैं पूरी दुनिया के 7 महीनों के अंदर। आप कहते हैं इनको हिस्ट्री का पता चल गया? पूछने वाले कोई नहीं। आरज़ू, आप नहीं बचेंगे जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे, ये प्लाटों में से और ये डुअल सिटीजन लोगों में से आप नहीं बचेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे क्या हुआ है। वही हुआ जो कतर में हो रहा था, वही हो रहा है जो आपने फातिमा जिन्ना के साथ किया था। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। मुझे ये बताएं, 9 दिन ठहरने की जरूरत थी वॉशिंगटन डीसी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी नेटवर्किंग करनी कि मैं आगे वजीर आजम बनूंगा, जरूरत थी आज उसकी? लेकिन ये कि कोई पूछे, कोई जमीर नाम की चीज हो तो बात चले आगे। दुख के साथ 70 में भी, 1947 में भी आपके जमीर सोए हुए थे, 1970 में भी आपके, 1971 में भी आपके जमीर सोए हुए थे, और आपके जमीर आज भी सोए पड़े, आज भी सो रहे हैं। आपने किसी चीज से कुछ नहीं सीखा। आप एक ऐसी कौम है जो, मेरा मकसद, मैं तो खैर नहीं कहता, यहां पे एक जज था वर्जीनिया के अंदर, जब उसने यूसुफ रमजी का केस था तो उसको वहां पे स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर थी, उसने कहा कि तुम यूसुफ रमजी को किस तरह लेकर आए हो यहाँ पे? जज का क्वेश्चन था। तो यहाँ किसी एजेंसी के लोग ने कहा था, सर ये दे सेल देयर मदर फॉर डॉलर्स। उसको डिनाई करें उसको। खान साहब का मैंडेट है, मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊंगा। किस तरह बढ़ाएंगे भैया? आप किरदार से बढ़ती हैं चीजें, बातों से नहीं बढ़ती हैं। तोशा खाना में 1,000 रुपए का आप कालीन ले जाते हो। आपने वहां का ऑलिव ऑयल भी नहीं छोड़ा, आपने जैतून का तेल भी तोशा खाना से ले गए हो, फिर कहते हो ग्रीन पासपोर्ट की मैं इज्जत बढ़ाऊंगा। मैं बातों से अब मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो मेरा क्योंकि आरजू, मैं आई लव माय मदरलैंड, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत है तब तकलीफ में बैठा हूं। मुझे कुछ शौक नहीं है मैं आपको इनको भाषण हिस्ट्री का दूं जो नहीं सीखना चाहते। क्या जरूरत है? ये सारी चीजें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। मैं कौन सा, मेरे पास कौन सा ऐसा कुछ जादू का इस तरह की चीज है जिससे मैं पढ़ता हूँ? शौक है मुझे पढ़ने का, मुझे दुख होता है पढ़ के। मैं फाइंड आउट करता हूं मेरे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और आज इस दुख के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे है, जिस सूबे के 4 करोड़ खुले छत के नीचे खुले आसमान पे पड़े भूखे हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर या 9 दिन के लिए बैठा है वॉशिंगटन डीसी में। दुनिया मजाक उड़ा रही है, 9 दिन ये क्या करेगा यहाँ पे? कोई क्लैरिफिकेशन है 25 करोड़ लोगों में से? मुझे दे बताएं भाई, नहीं ये 9 दिन वहां बैठ के ये क्या करेगा? क्या जरूरत थी इसकी यहाँ पे? चले अब बात करते हैं, इसने बात क्या की है, जयशंकर साहब ने बात किया। जी बिल्कुल।
आरजू 2 बच्चों की लड़ाई थी, मुझे दुख है जयशंकर साहब पे भी दुख है, पूछे क्यों भाई? आप दुख इसलिए है, आप 100 साल आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से। आप खुद फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं, तो फिर उसामा बिन लादेन की आज बात करने की जरूरत क्या थी? आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप है अगले साल के लिए, आप पूरे रीजन की बात करें। आपने सिर्फ आके यहां पे जयशंकर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करने की कोशिश की है टोटल, और वो बात की है जो पहली दुनिया को सबको पहले ही पता है। डॉक्टर जयशंकर साहब, आपको चाहिए था आज यूक्रेन वार की बात करते, चल छोड़ो उसको भी, चाइना के बॉर्डर, आपकी चाइना के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, उनके बारे में बात करते भाई। आपने बिल्कुल, मेरा मकसद है टोटल आपने किया है कि पाकिस्तान को गंदा किस तरह करना है, जो कुछ करना है वो तो पहले ही सारी दुनिया को पता, वो तो हर पाकिस्तानी मानता है भाई कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हर पाकिस्तानी। हमारे तो कुछ सुनवाई को नहीं कहीं पे, और बल्कि उसका फिर जवाब सुन लिया इन्होंने। सबसे पहले तो जयशंकर साहब के क्वेश्चन पाकिस्तानी एक था जर्नलिस्ट, उसने सवाल कलभूषण का किया है, उसको आप डाज कर गए। उन्होंने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन किया है, उसको भी आप डाज कर गए। तालिबान के बारे में आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरेंस दिया, लेकिन कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को आप डाज करते। उसामा बिन लादेन को आपने अटैच किया, बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन उसका जवाब उसने भी ठीक दे दिया आगे से। उसने कहा भाई वो आप, ये गुजरात का कातिल है ये, और ये अमेरिका में अभी तक बैन था ये मोदी साहब के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पास उसने बच्चों की जिस तरह लड़ाइयां होती, मैं ये समझता हूं आरजू, हिस्ट्री ठीक है भाई, जयशंकर साहब को चाहिए था आगे किस तरह चलना है भाई। देखा इन्होंने आके उसने जोहर टाउन की बात लिखी, उसने एक डोजियर दिया ना, डोजियर 2021 का डोजियर दिया ठीक है, उसने वो पटाखा चला लिया, इन्होंने ये पटाखे। भाई मुझे ये स्कोरिंग हो रही है यहां पे, जो गाड़ी जब चलाई जाती है फ्रंट स्क्रीन से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे में से नहीं देख के चलाई जाती है। दोनों लोगों में से किसी एक ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड, हम आगे यहां से किस तरह बढ़ेंगे। जयशंकर साहब, मैं मानता हूं दहशतगर्दी ठीक है, आपका मसला है, पूरी दुनिया का मसला, ये बताते हैं कि इसको काउंटर किस तरह करना है, यहां से आगे किस तरह चलना है भाई, दहशतगर्दी को खत्म किस तरह करना है। और दूसरा मेरा आज रिक्वेस्ट ये है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की करेंगे, लेकिन पड़ोस में आग लगेगी तो फिर किस तरह तरक्की करेंगे, मुझे ये बताएं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि पूरे रीजन का सोचें। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का सोचे, तालिबान का भी सोचे, पाकिस्तान का भी सोचे, चाइना के साथ भी अपने जो मामलात हैं उनको सेटल करें अगर तरक्की करनी। तरक्की जब होती है तो वहां उस वक्त अमन में होती है, सुकून में होती है, पीस में होती है, शरारतों के साथ तरक्की नहीं होती। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत जूनियर हैं अभी, अगर डॉक्टर जयशंकर के साथ उनको देखा जाए या उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा जाए, तो वो जबान उन्होंने जो इस्तेमाल की, आपके ख्याल से क्या वो ठीक है कि इस तरह से उन्होंने बात की? अपनी बात को रख सकते थे लेकिन बेहतर तरीके से रख सकते थे। नहीं, जबान उन्होंने कौन सा को, उनको मेरा मकसद है गालियां निकाली हैं, लेकिन वो टिट फॉर टैट चल रहा था, टिट फॉर टैट चल रहा है। उन्होंने उसामा बिन लादेन कह दिया, इन्होंने गुजरात का कसाई कह दिया, देखे ना। लेकिन सर उसामा बिन लादेन से प्राइम मिनिस्टर को उनको कैसे बुलाया जा सकता है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये मुझे बताएं, उन्होंने आज जो आइडियोलॉजी दी है उस पर आप उसको डिसएग्री नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा उन्होंने आज किया है, उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब के इस दौरे के अंदर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के साथ मिलकर गांधी जी का जो वहां पे स्टैचू है उसका इफ्तिताह किया गया है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले गांधी को तो अपना लीडर ही नहीं मानते। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि बीजेपी वाले हमारे भाई जो हैं वो तो गांधी जी का जो कातिल है उसको हीरो समझते हैं। आज उन्होंने फिर हिस्ट्री में निकाल के वो भी आगे रख दिया। तो उन्होंने कहा कि जहां आप गांधी के कातिल को हीरो मानेंगे तो वो भी तो टेररिज्म है। उन्होंने ये पॉइंट निकाल लिया उसमें से कि आप भी टेररिज्म में बिलीव करते हैं, आप भी एक कातिल को हीरो समझते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है आरजू, ये पिछले चौंचले मार मार के एक दूसरे को आगे चलने की बात करें भाई। क्या ही अच्छा होता ये दोनों मिलकर कोई फ्यूचर के बारे में बात करते, कोई सोल्यूशन देते। इश्यूज तो पता है हर बंदे को, प्रॉब्लम तो है।
आप पाकिस्तान को कहते हैं कि ये एनिमी टेरिटरी है, पाकिस्तान में हर बच्चे को बताया जाता है कि जो वो इंडिया हमारा दुश्मन है। भाई इस चीज से आगे निकलने का कोई तरीका बताएं। ये पिछली चीजें जो है इनको जितना करोगे उसी तरह चलता रहेगा, उसी तरह चलता रहेगा। दिस इज नॉट, देखिए आज उसने कहा है, बल्कि बिलावल ने कहा है क्योंकि जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि बाइलैटरलिज्म, उसने बच्चा चाहे जो कुछ भी है, लेकिन उसने कहा है कि अगर बाइलैटरलिज्म की बात करते हो, अगर पीस की बात करते हो, तो कश्मीर में पीस बना के दिखाओ, अपने दो मुल्कों के अंदर कश्मीर चला के देखो, हमारे अंदर दोनों की बातें करो, बाइलैटरलिज्म को प्रूव करो अपने अंदर। देखो ना, बात तो फिर उसमें मेक सेंस तो करती है। जब आप बाइलैटरलिज्म की बात करते हैं तो फिर अपने पाकिस्तान इंडिया पे वो चीजें क्यों नहीं आप अप्लाई करते हैं? जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो तालिबान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है। मैं समझता हूँ टेररिज्म तो टेररिज्म है, जो किसी को मारता है, किसी की जान लेता है, वो तो एक गलत बात है, वो तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता नहीं किसी किस्म की भी टेररिज्म को, ना मैं प्रमोट करता हूं, आई एम अगेंस्ट इट। मेरा मकसद ये था आज करने का कि गलतियों पे गलतियां, चीजों पे चीजें हो रही हैं, दोनों लीडर्स आए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ। डॉक्टर जयशंकर मिच्योर है, इंडिया मिच्योर है, इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, आई एम इन फेवर फॉर इट। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं, वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुखलस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है, लेकिन दिस विल मेक मोदी जी और इंडिया मोर बेटर अगर वो रीजनल लीडरशिप की बात करेंगे, अगर वो कोई तरीका निकालेंगे कि आगे तरक्की किस तरह इस रीजन में करनी है, तो उसको इट विल मेक देम मोर बेटर, इट विल मेक देम मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन ये कि इसको मैं आई वाज नॉट प्लीज्ड विद बोथ ऑफ देम, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई लिसन वर्ड बाय वर्ड ऑफ द बोथ लीडर्स, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में उसमें से निकला कुछ नहीं, बिल्कुल निकला कुछ नहीं, सिर्फ एम्बेरसमेंट थी और कुछ नहीं था। लेकिन सर सॉरी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट और दिया, उन्होंने कहा रशियन ऑयल जो है वो हम नहीं लेने लगे। उसके साथ ही मुसद्दिक मलिक साहब ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम ले रहे हैं। अब ये दोनों में से किसका बिलीव कर रहे हैं हम कि क्या हो रहा है? आरजू इंटरनल बातें ये हैं कि अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे, चीजें कर रहे हैं अंडरग्राउंड। उसमें मुझे एक और भी बात चली, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त एम्बेसडरशिप के लिए भी आपस में दोनों पार्टीज की लड़ाई हो रही। दूसरी बात यह है कि आज ये जरूरत थी कि आप अमेरिका के दौरे पे हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने यहां से बैठ के शुरली छोड़ दी है कि जो रशियन तेल है वो तो हम रिफाइन ही नहीं कर सकते, हमारी रिफाइनरीज के पास तो वो कैपेसिटी नहीं है। तसद्दक साहब वहां बैठ के स्कोरिंग कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथ, मेरा मकसद है वो उनके साथ कंपटीशन शुरू है जी कि वो गया था तो हम भी गए, हम भी तेल ले रहे हैं वो। लेकिन ये तो फिर इमेच्योर, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो इमेच्योरिटी है ना भाई। हलवा बना रखा है आपने, मुख्तलिफ किस्म की 18 पार्टियां हैं, वो किस तरह काम करेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया था कि ये आज कोई नई बात नहीं, 1947 से ये कुछ हो रहा है, 1940 कुछ भी नया नहीं है। इन्होंने कुछ भी ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश के हादसे से इन्होंने एक चीज भी नहीं सीखी, बल्कि अपनी हिस्ट्री की किताबों में गलत लिखा है। इन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन छुपा के रखा है लोगों से, और इनको यही नहीं पता कि जब तक आप अपनी बात को, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, आगे नहीं चल सकेंगे, अफसोस के साथ। लेकिन सर साथ साथ आज 16 दिसंबर है और कल 17 है और 17 को इमरान खान ने कहा है कि वो बताएंगे असेंबली कब तोड़ने जा रहे हैं, कल वो अनाउंस कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने आज ट्वीट भी किया है उसके बारे में कि परवेज लाई साहब कहते हैं हम असेंबलियां बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फैसला इमरान खान साहब ने करना है। मुझे तो फिर इस चीज की कोई समझ नहीं आई, कौम को इन्होंने पागल कर दिया। वो 10 सीटें कौमी असेंबली में मांग रहे हैं, वो कहता है मुझे आंदा भी मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मुनस लाई दिन में 2-2 दफा जाके इनको मिल रहा है। लेकिन उससे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे में लौंडे लपाड़ों के लिए आज बहुत बड़ी खबर आई है, खान साहब खड़े हो गए दोनों टांगों पे। सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की न्यूज ये है इस वक्त सबसे बड़ी। दूसरे नंबर पर एक 10 रुपए पेट्रोल आपका सस्ता हो गया, डीजल। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है आपका अमीरुल मोमिनीन 2 टांगों पे खड़ा हो, उसकी तस्वीर। सर एक खबर और है सर, वो ये कि जनरल फैज हमीद जो है वो पीटीआई के किसी जगह जहाँ पे छोटी मोटी पता नहीं रैली या पार्टी हो रही थी वहां पहुंच गए हैं।
लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि जनरल साहब का भाई जो है बहुत बड़ा लीडर है पहले ही, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ तरदीद फरमाई है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं अभी तक, मैं अपनी बच्ची की शादी है उनकी उसमें और अपना घर बनाने में मसरूफ हूं। लेकिन जो दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना जी, कहते हैं जी जो रिटायर्ड जनरल है उसने जो भी करना होता है GHQ से NOC लेना होता है, तो NOC उनकी जेबों में है। तो सर 2 साल तक तो वो वैसे ही नहीं लड़ सकते इलेक्शन, 2 नहीं, साल तक क्या पता वो लड़ा ले, वो NOC ले लें किसी से, आर्मी जनरल से, क्या पता। भाई पाकिस्तान तो लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे तो आरजू आप कुछ भी नहीं कह सकते कि ये चीज ऐसा है। ये तो रातों रात हो जाती है भाई चीज, रातों रात। सर एक वीडियो और चल रही है जिसमें जनरल बाजवा के पोस्टर लगा के उस पे जूते मारे जा रहे हैं। वो तो फिर जूते तो अभी देखे ना, वो ये आज के मार रहे हैं जूते। ये तो जिस दिन से बाजवा साहब बेचारे रिटायर हुए, बल्कि उससे पहले ही शुरू कर दिया था उन्होंने ज्यादती। इनको मोरालिटी के साथ रहना चाहिए। किसी के ऊपर इतराज होना वो भी मुहज़्ज़ब तरीके से होना चाहिए, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो वो भी मुहज़्ज़ब तरीके से होना चाहिए। अब तस्वीरों के ऊपर जूते मारने का क्या फायदा, उससे कुछ भी हासिल। सर लास्ट में अगर हम बात करें अफगानिस्तान बॉर्डर की, क्या देख रहे हैं आप? कुछ अमन होगा, कुछ ये कंट्रोल में आएंगे या नहीं? देखिए, इनको सख्ती के साथ डील करना पड़ेगा इस वक्त। आप मेरा मत दर हकीकत अगर देखा जाए तो उन्होंने फिर दोबारा वजीरिस्तान के अंदर अटैक किया है। लेकिन ये कि आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी मौजूद है, मुझे समझ नहीं आती कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। मेरी समझ से बाहर है कि मैं उसका फिर कंक्लूड यही करता हूं कि आप प्लाटों में और लंदन में और न्यूयॉर्क के वीजों में, अमेरिका के वीजों में फंसे हैं। आपकी तवज्जो बॉर्डरों के ऊपर नहीं है, आपकी तवज्जो पाकिस्तान को बचाने की नहीं है। आप पाकिस्तान के बॉर्डर बचाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कोई इकोनॉमी के क्या हालात हैं, आपकी मोरालिटी के क्या हालात हैं? जो बच्चा पढ़ता है पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार तो सर इकोनॉमी पे तो मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहते हैं और इसाक डार कुछ और कहते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, इंतशार है। कोई भी मैच्योर नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं है। जिनकी बातें आप कर रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल तो एक अमीर तरीन आदमी है, उस फैक्ट्री में पता नहीं उसकी कितनी। डार साहब तो आए हैं, वो तो बिल्कुल चक्कर लगाने आए हैं पाकिस्तान, वो तो ही इज लंदन बेस्ड पर्सन, वो तो लंदन वापस चले जाएंगे घर अपने। आपका दर हकीकत मैं अर्ज करता हूं, आप जब तक खुद फैसला करने वालों के नाम ECL में नहीं डालेंगे, जब ये कंडीशन होनी चाहिए पाकिस्तान में फैसला करने वालों के लिए कि अपने बीवी बच्चे पाकिस्तान में लेकर आओ, तुम्हारी डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी, तुम्हारा नाम ECL में होगा, तुम 1-2 साल के लिए पाकिस्तान से नहीं उड़ सकोगे, तब फैसले करने तुम्हें पाकिस्तान के। ये जो आपने रखे हैं बाजारी लोग, ये बाहर से आके आपको तबाह कर